हेलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको राधे राधे। जैसा कि हमने आपको जो है पहले वीडियो में, उसके बाद दूसरा वीडियो, उसके बाद तीसरा वीडियो हमने आपको बताया था। उस वीडियो में हमने पहले वीडियो में पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग में परिचय और पदार्थ के भौतिक रूप के बारे में बताया। दूसरे वीडियो में पदार्थ के कणों के लक्षणों के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया। तीसरे वीडियो में हमने ससंजन और आसंजन बल तथा पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और वाष्पीकरण के बारे में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इस चौथे वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे और उस पर जो है चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। पाठ 1 के चौथे वीडियो में हम आज बात करेंगे पदार्थ पर दाब का प्रभाव, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता हमको प्रदान होती है, ठंडक महसूस होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, पदार्थ पर दाब का प्रभाव। ठीक है, पदार्थ की अवस्था को दाब बढ़ा करके तथा दाब घटा करके बदला जा सकता है। ठोस तथा द्रव पर दाब का प्रभाव नगण्य होता है, लेकिन गैसों पर दाब का प्रभाव गहरा होता है, अधिक होता है। जब गैस पर अधिक दाब लगाते हैं तो वो संपीड़ित हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है और अणु काफी पास पास आ जाते हैं और कम आयतन वाले जगह में भी गैसों को आसानी से रखा जा सकता है। गैस के ताप को कम करते हैं तो वह द्रव में बदल जाती है। जब गैस को संपीड़ित किया जाता है तो वो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे दूर करने के लिए उसे ठंडा किया जाता है, जिससे ताप में कमी आती है। उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं, अमोनिया गैस को कम ताप पर तथा अधिक दाब पर द्रव में बदल सकते हैं। आगे देखते हैं, दाब घटाकर और ताप बढ़ाकर भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं, पर दाब कम करके तथा ताप बढ़ाने पर वह गैस में बदल जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सूखी बर्फ होती है, इसका प्रयोग डीप फ्रीजिंग के लिए किया जाता है, जो आइसक्रीम को ठंडा करने में सहायता करती है। ठोस CO2 सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। यह द्रव को पिघलाने से रोकती है, क्योंकि साधारण बर्फ की तुलना में शुष्क बर्फ निरंतर ताप उत्पन्न करती है, जो ठंडक प्रदान करती है। अब बात करते हैं वाष्पीकरण की, जिसको हम इवोपरेशन कहते हैं। जब द्रव को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो द्रव का आयतन धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि द्रव वाष्प में बदल जाता है। द्रव की इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जब द्रव क्वथनांक से नीचे वाले तापमान पर गैस में बदलने लगे तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक मतलब कि होता है जो 100 डिग्री ताप पर उबलने लगे, तो उबले नहीं बल्कि वो धीरे धीरे वाष्पित होने लगे, उसे हम वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। कारण देखते हैं, द्रव के कुछ कणों में दूसरे कणों से अधिक गतिज ऊर्जा होती है तथा जब द्रव क्वथनांक के नीचे वाले ताप पर होता है
तब द्रव के कणों में दूसरे कणों के आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए द्रव की सतह से बाहर आने लगते हैं और काफी गतिज ऊर्जा होती है। अतः द्रव के गतिमान कण लगातार नीचे से ऊपर की तरफ आने लगते हैं और वो वाष्पित होने लगता है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में या सामान्य दिनों में कि आप किसी पात्र में पानी को रख दीजिए और जब वो उसमें छोटे छोटे कण आपको जो है पात्र में चारों तरफ दिखाई देते हैं, जबकि पानी उबलता नहीं फिर भी वो कण दिखाई देते हैं। वही कण नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं और वाष्पीकरण की क्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं और एक कण दूसरे कण के आकर्षण बलों को क्या करता है, तोड़ता है और वाष्पित होने के लिए प्रेरित करता है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किसके द्वारा ये प्रभावित होता है? फैक्टर अफेक्टिंग टू इवोपरेशन। वाष्पीकरण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। पहला है सतह या क्षेत्रफल। किसी भी जगह का क्षेत्रफल अगर अधिक है तो वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। जब द्रव की सतह क्षेत्रफल अधिक होगी तो उस समय वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। तो ये पहला हुआ। दूसरा है तापमान में वृद्धि। जब द्रव के लिए तापमान में हम वृद्धि कर देते हैं तो अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो तेजी से वाष्पीकृत होने लगते हैं और वाष्पीकरण की क्रिया में वृद्धि हो जाती है। तो तापमान में वृद्धि भी दूसरा कारक है। अब पहला कारक है सतह या क्षेत्रफल। नंबर 3 आर्द्रता में कमी। आर्द्रता क्या होता है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर स्वयं के आसपास के वायु में जलवाष्प की एक निश्चित मात्रा होती है, लेकिन जब जलवाष्प के कणों की मात्रा पहले से अधिक रहती है तो वाष्पीकरण की क्रिया घट जाती है। हम ऐसे समझते हैं इसको कि अगर कोई कमरा है, उस कमरे में भीड़ अगर होती है तो बाहर के लोग उसमें नहीं आ पाते, मतलब कि बाहर की संख्या उसमें आना कम हो जाती है। और अगर कमरे में जगह है तो बाहर से भीड़ आती है, मतलब कि लोगों की जो भीड़ में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर पहले से ही जो वाष्प की मात्रा हमारे आसपास रहती है तो वहां जो है वाष्पीकरण की क्रिया की दर घट जाती है। परंतु जब वायु में जलवाष्प की मात्रा पहले से कम होती है तो वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। दूसरी है वायु गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि, हवा जब तेज चलती है तब वाष्पीकरण क्रिया तेजी से होती है। वायु की गति तेज होने के कारण जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे स्वयं के आसपास के जलवाष्प की दर घट जाती है। भाई जितनी तेजी से जलवाष्प बनेंगे वो निकलते चले जाएंगे तो क्या होगा, वहां का जलवाष्प क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा ह्यूमिडिटी। वाष्पीकरण के कारण शीतलता। अब सवाल यह है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता, ठंडक कैसे महसूस होती है वाष्पीकरण के कारण हमको, आइए देखते हैं। वाष्पीकरण शीतलता का कारण होती है। वाष्पीकरण न हो तो शीतलता हमें प्रदान नहीं होगी, नहीं मिल सकती है। अपने दैनिक जीवन में हम इसके कई उपयोग देखते हैं। पहला, खुले हुए बर्तन में रखे हुए द्रव लगातार वाष्पीकृत होती रहती है, मतलब वो गैस में बदलती रहती है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पानी जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण होने के से कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है, जिससे प्राप्त करने के लिए कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, सोख लेते हैं और शीतलता का अनुभव करते हैं। जब वो किसी दूसरी जगह से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं तो वहां का तापमान, जहां से ऊर्जा लिया जाता है वहां तापमान कम हो जाता है और ठंडक महसूस होती है। दूसरा पॉइंट है एसीटोन या स्प्रिट को जब हम हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों?
क्योंकि एसीटोन या स्पिरिट के जो कण है हथेली पर गिरते ही हथेली की सतह की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और जब हथेली के तापमान में कमी आती है तो हमें शीतलता का अनुभव होता है। तेज धूप में छत पर पानी का छिड़काव करने से छत ठंडी होती है। क्यों? पानी गिरते ही जल छत से अधिक ताप से मिलकर जलवाष्प में बदल जाता है और वायु में चला जाता है, और छत के तापमान में कमी आती है, जिससे छत ठंडी हो जाती है। गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि शरीर से निकलने वाली ऊर्जा जो पसीने के रूप में होती है, उसे सूती कपड़ा अवशोषित कर लेता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और हमारा शरीर ठंडक अनुभव करता है। पांचवा पॉइंट, बर्फ से भरे ग्लास को बाहरी सतह पर बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प तेजी से ग्लास की सतह पर आती है और संघनित होती है, इकट्ठी होती है और ठंडी होकर के जल की बूंदे में बदल जाती है। जहां पर जलवाष्प की बूंद ग्लास की सतह पर आते ही अपनी ऊर्जा या ताप को खोने लगती है और धीरे धीरे ठंडी होकर बूंदों में बदलने लगती है। मटके या घड़े का पानी शीतल क्यों होता है? क्योंकि मटका मिट्टी का बना होता है, जिसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा वायु में उपस्थित जलवाष्प तेजी से मटके से ऊर्जा या ताप को अवशोषित करने लगती है और वायु में चली जाती है। इस क्रिया से मटके के पानी का ताप कम हो जाता है और पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अभी तक हमने आपको शीतलता क्यों होती है ये बताया, और इसके पहले वाष्पीकरण क्या होता है वो बताया, फिर वाष्पीकरण की कारक जो होते हैं वो बताया हमने। अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो आपके लिए लाभप्रद हैं। अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो ये हमेशा आपके लिए जो है सहायक सिद्ध होगा। तो देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। कमरे के ताप तथा सामान्य दाब पर पदार्थ की गैसीय अवस्था द्रव रूप में होती है, जिसे हम वेपर कहते हैं या वाष्प कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के समय ताप नियत रहता है, समान रहता है, घटता बढ़ता नहीं। तीसरा पॉइंट, द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं एक दूसरे रूप में बदली जा सकती है, जिसे हम अंतरा परिवर्तनीय अवस्था भी कहते हैं। अंतरा परिवर्तनीय अवस्था मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, इस प्रकार के बदलने की क्रिया। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन ताप या दाब को परिवर्तित करके कर सकते हैं। वायुमंडल के समान या मानक दाब पर कोई पदार्थ एक निश्चित ताप पर पिघलता है, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जब कोई पदार्थ एक निश्चित ताप पर पिघलता है तो उसे पूर्ण पिघलने तक पदार्थ के कणों के द्वारा प्राप्त की गई या अवशोषित की गई ऊष्मा को हम पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। किसी ठोस के 1 केजी मात्रा को द्रव में बदलने तक अवशोषित की गई ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है 3.34 इंटू 3.347 इंटू 10⁶ जूल पर केजी होती है, या इसको हम 80 किलो कैलोरी पर केजी के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये तो हुआ गलन की गुप्त ऊष्मा। अब बात करते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जब कोई पदार्थ एक निश्चित ताप पर वाष्प में बदलता है तो पूर्ण वाष्पित होने तक पदार्थ के कणों द्वारा ली गई ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.59 गुणे 10⁶ जूल बटे केजी या
540 किलो कैलोरी बटे केजी होता है। तो इस वीडियो में हमने इन सब चीज़ों की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए, लेकिन हमको आप कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइए कि जो हम वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, उसमें अगर कोई कमी हो तो ज़रूर कमी को बताएँ, ताकि हम वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें, बना सकें, जिसमें हमको आपके द्वारा सहायता प्रदान हो सके। धन्यवाद।